हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। गाइस, आज हम लोग आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को HTML स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक समझाने वाली है। और ये हमारा HTML का वर्ल्ड बेस्ट कोर्स होने वाला है। इसका क्या रीजन है, इसकी क्या रीजन है कि मैंने इसको वर्ल्ड बेस्ट कोर्स बनाया है? इसकी वजह यही है कि हम लोग इसके अंदर हर वो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हर वो छोटी से छोटी बात को, हर उस पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो कि हमारी HTML की इस जर्नी में, हमारे HTML के इस सफर में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। और आप लोग सिर्फ HTML को सीखकर इंडस्ट्रीज में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। हमारा ये HTML का एडवांस कोर्स होने वाला है और इस प्लेलिस्ट में ये हमारे एडवांस प्लेलिस्ट HTML एडवांस प्लेलिस्ट कोर्स से ही हम लोग इसको मेंशन करेंगे। अब चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने इस कोर्स में बेसिकली HTML के मतलब डिस्कस करना क्या है, HTML के बारे में डिस्कस करना क्या। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपनी प्लेलिस्ट के बेसिक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिक्स पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास HTML बेसिकली है क्या, HTML में हमारे पास कमांड्स क्या होती है, HTML में एट्रीब्यूट्स क्या होती है, HTML की जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग होते हैं, उसके बाद टेक्स्ट टैग होते हैं, देन हमारे पास मीडिया टैग होते हैं, मीडिया क्यूरीज के टैग्स होते हैं। उन सभी टैग्स को हम लोग इस बेसिक्स में अपने डिस्कस करेंगे। और बेसिक्स को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट बेसिक आप लोग एडवांस की तरफ जा ही नहीं सकते। देन हम लोग अपने डिस्कस करेंगे एडवांस को, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टेबल्स किस तरह से परफॉर्म होते हैं, हमारे पास जो फॉर्म्स होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। देन हमारे पास हम लोग देखेंगे कि हमारे पास वीडियोस क्या होती है, इमेजेस किस तरह से हम लोग साइजिंग या डिसाइजिंग कर सकते हैं। और ये सब कुछ हम लोग अपने एडवांस के अंदर डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे SEO को, कि हम लोग अपनी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली किस तरह से बना सकते हैं। देन हम लोग सिमेट्रिक टैग्स का भी इसी के अंदर ही डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक टैग्स क्या होते हैं और उनको अपनी HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। अभी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा जो बातें मैं कर रहा हूं कि ये टेबल्स क्या होते हैं, ये टैग्स क्या होते हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में हम लोग इन सभी चीजों को बड़ी क्लियरली और बड़ी डीपली डिस्कस कर रहे होंगे। देन इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के मतलब डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी HTML के डेवलपर के लिए अपने इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात और उनके जवाबात का जानना, यानी क्वेश्चंस का पता होना और फिर उनका हमारे पास आंसर भी हम लोगों को पता होना एज अ HTML डेवलपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन हम लोग लास्ट में अपने कोर्स के डिस्कस करेंगे अपनी प्रोजेक्ट को, जो कि हमारा एक बहुत ही ज्यादा बेसिक बट बहुत ही ज्यादा कूल प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग अपने फॉर्म्स, एंकर्स और इसी के साथ साथ हम लोग एक बेसिक सी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स को भी बनाएंगे, एक फॉर्म पेज बनाएंगे और इसी के साथ साथ हम लोग अपने सर्विसेज पेज को भी बिल्ड करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम लोग बेसिकली इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग तकरीबन 5 डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा होम पेज होगा, देन हम लोग लिंकिंग करेंगे, हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, देन हमारे पास सर्विसेज के पेज होगा, एंड इसी के साथ साथ हम लोग एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो कि किसी कॉलेज का होगा, हम लोग उसको भी बिल्ड करना सीखेंगे कि हम लोग उसको किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अब हम लोग यहां पर चलते हैं और डिस्कस अपनी स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास बेसिकली HTML है क्या। HTML बेसिकली हमारे पास एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब आप लोग बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। अगर आप लोग अपने ब्राउजर के ऊपर जाते हैं और कोई भी चीज सर्च करते हैं, मान लीजिए कि मैं एक मर्तबा के लिए अपने ब्राउजर के ऊपर जाता हूं, यहां पर आ चुका मैं अपने ब्राउजर के ऊपर। अब मैं कुछ भी यहां पर अगर सर्च करता हूं, जैसे कि मैं यहां पर सर्च करता हूं विकी की, और यहाँ पर कोई ना कोई विकीपीडिया की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पर मैं विकीपीडिया की इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर व्यू पेज सोर्स के ऊपर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर नजर आए। यहाँ पर जो भी हमारी चीजें लिखी हुई हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या है, ये सारा का सारा हमारा हाइपर टेक्स्ट है, जिसको किस लैंग्वेज में लिखा गया, बेसिकली ये हमारी HTML यहाँ पर लिखी गई है। और ये HTML क्या बना रही है, ये HTML इस हाइपर टेक्स्ट को जनरेट कर रही है, यानी कि हमारे इस वेब पेज के ऊपर हर वो टेक्स्ट जो एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है। मान लीजिए कि अगर मैं करैक्टर के ऊपर टैग कर रहा हूं, अभी मैंने इसके ऊपर प्रेस किया तो हमारे करैक्टर्स जितने भी थे वो सारे के सारे विकीपीडिया के हमें नजर आने शुरू हो गए। एडिटिंग के ऊपर कर रहा हूं तो एडिटिंग के मतलब हम लोगों को कॉन्टैक्ट, तो ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। और जो लिंकिंग का प्रोसेस होता है वही हमारा होता है हाइपर टेक्स्ट, और लिंकिंग के प्रोसेस को हमारी HTML परफॉर्म करवाती है, जो कि हमारे वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर काम कर रही होती है।
बेसिकली ये वेबसाइट का बैकएंड भी इसे कह सकते हैं, लेकिन वेबसाइट का जो बेसिकली अच्छा बैकएंड होता है जिसको हम प्रोग्रामर्स बोलते हैं कि हाँ ये वेबसाइट का बैकएंड होता है, वो यही होता है कि जिसमें हमारा वेबसाइट से किसी यूजर का डेटा लेकर उसको किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाना एंड देन डेटाबेस से उसी डेटा को रिट्रीव करवाकर अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना, ताकि वो डायनामिकली अपने कंटेंट को हर रोज और हर आने वाले वक्त के साथ साथ बदलता जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप, अब मार्कअप की बात आ जाती है। मार्कअप से क्या मुराद है? मार्कअप से मुराद होता है हमारी पूरे के पूरे वेब पेज के अंदर जितना भी कंटेंट होता है उस सभी कंटेंट को एक खास स्पेसिफाइड पोजीशन दी जाती है। उन खास हमारे पास उनको ऐसे समझ ले, जैसे कि हम लोग ये बात कर सकते हैं कि आप लोग उनको कोई खास तरह का कलर्स दे रही हैं, कोई खास पोजीशंस दे रही हैं, कोई लाइन ब्रेक कर रही हैं, किसी को सेंटर कर रहे हैं, किसी को कैपिटलाइज कर रहे हैं, किसी को हम लोग छोटा बड़ा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग कर रहे होते हैं ये मार्कअप होता है। जैसे बिल्कुल सेम टू सेम अगर कोई मेकअप करने के लिए जाता है तो उस मेकअप के बाद उसके अंदर जो ग्लो आ जाता है वो ग्लोइंग अपने हाइपर टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है मार्कअप। HTML बेसिकली हमारे पास जितने भी वेब पेजेस होते हैं उन सभी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी वेबसाइट ले लें, अगर हमारी कोई वेबसाइट ऐसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किस में बनी हुई है? HTML में बनी हुई है, तो उसके पीछे भी कौन सा कोड होगा? HTML का कोड होगा। अगर हम लोग बात करें PHP में बनाई जाने वाले वेबसाइट की, तो उसके अंदर भी जो कोड होगा वो भी सारा HTML का होगा। इसी तरह से अगर हमारी CMS की वेबसाइट ले लें, जैसे कि आज बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है शॉपिफाई का, वर्डप्रेस का, जुमला का, पेंट्रा शॉप्स का, तो इन सभी के पीछे भी जो हमारे पास मेजर कोडिंग होती है वेबसाइट के टेम्पलेट्स की, वो सारी की सारी हमारी HTML में ही बनाई जाती है। अब हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे अपने एक इंटरव्यू क्वेश्चन के मुतालिक। वो हमारा होता है कि हिस्ट्री ऑफ HTML की बेसिकली हिस्ट्री क्या है। अब आपका ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि HTML की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये बात जरूर पूछी जाती है कि यार अगर आप लोगों ने HTML में इतना कुछ किया हुआ था, आप लोगों को ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि HTML का डेवलपर कौन सा है, HTML के टोटल वर्जन कौन कौन से हैं, किस वर्जन में कौन सी फैसिलिटी थी, किस वर्जन में कौन सी फैसिलिटी नहीं थी। और इन्हीं क्वेश्चन का जवाब ना देने की सूरत में हमारे जो डेवलपर्स होते हैं वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, या फिर अपने पहले इंटरव्यू में ही कहते हैं कि बस भाई तू पूरा हो गया, उन तो जा। अच्छा, तो हमारे पास हिस्ट्री की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं कि 1989 से लेकर 1991 में एक शख्स जिसका नाम टिम था, टिम ने बेसिकली क्या किया? HTML को डिस्कवर किया और इसको बिल्ड किया एज अ वेब डेवलपमेंट, और ये WWW यानी हमारी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर काम करने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई। इसके बाद 1995 में HTML 2.0 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें पहली मर्तबा HTML में हमारे पास टैग्स, टेबल्स और फॉर्म्स को डिस्कस किया गया। और इन फॉर्म्स और टेबल्स की मदद से हम लोग अपने कंटेंट को डायनामिकली इंक्रीज और डिक्रीज भी करवा सकते थे। हम लोग टेबल्स के फॉर्म के अंदर अपने डेटा को रो और कॉलम के स्ट्रक्चर में प्रिंट करवा सकते थे। इसी तरह से हमारे पास फॉर्म्स हो जाते थे जिनमें हम लोग यूजर से कोई डेटा लेकर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, फॉर्म हो जाते थे जिसमें थोड़ा सा हम लोग डेटा जो होता था यूजर से ले लेते थे। जो काफी बड़ा डेटा जो होता था वो भी यूजर से हम लोग कलेक्ट करते थे और अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में या अपने वेब ब्राउजर में या अपने वेब सर्वर में उसको कहीं पर स्टोर करवा सकते थे। देन हमारे पास 1997 में HTML 3.2 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें काफी सारे ब्राउजर्स को बकायदा इस बात की सपोर्ट दी गई कि वो अब HTML को अपनी स्टैंडर्ड लैंग्वेज को समझेगा। HTML को अपनी पक्की पक्की जो है ना, पक्की पक्की मतलब कि ना अब जबान उसको समझेगा कि ये वो लैंग्वेज होगी जिसमें तमाम के तमाम ब्राउजर्स के ऊपर वेबसाइट्स जो होंगी वो रन करेंगे। देन इसके बाद 1999 में हमारे पास HTML 4.0 को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें पहली मर्तबा हम लोग अपनी कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी हमारे CSS को अप्लाई कर सके। देन इसी तरह से हम लोग अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जिसमें हमारी विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट थी उसको भी हम लोग क्या कर सके, इसके अंदर इंक्लूड करवा सके थ्रू द स्क्रिप्ट टैग एंड लिंक टैग। लेकिन अभी के लिए स्क्रिप्ट टैग और लिंक टैग क्या है ये आप लोगों को अभी पता नहीं चलेगा। हम लोग अपने आने वाले वक्तों में इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, यानी हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS और हमारे जावा स्क्रिप्ट को कोर्स को भी हम लोग आने वाले वक्तों में जरूर डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास 2024 तक यानी कि अब करंटली तक 2004 और 2014 तक यहां पर लिखा गया, लेकिन अभी तक जो हमारे पास है यानी 2024 तक हमारे पास जितना भी अभी तक हमारा प्रेजेंट HTML का वर्जन है वो हमारे पास HTML5 ही है। और ये हमारे पास एक ऐसा वर्जन है जो आज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट, हमारी CMS डेवलपमेंट, हमारी
डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट और हमारे पास मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और इसी के साथ साथ वेब एप्लीकेशंस की जो एपीआई होती है उन एपीआईज को भी इंटीग्रेशन करने के लिए या उन एपीआईज को इवन डेवलप करने के लिए भी हमारे पास HTML5 को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली ब्राउजिंग क्या होती है। ब्राउजिंग क्या होती है हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं पहले अपने वेब ब्राउजर की तरफ और वहां पर देखते हैं कि ब्राउजिंग क्या है। तो यहां पर मैं अपने वेब ब्राउजर के ऊपर आता हूं और यहां पर मैं सर्च करता हूं हमारी WWE की वेबसाइट को। तो यहां पर हमारे पास आगे हमारे दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग वेबसाइट जिसका नाम है WWE। अब मैं यहां पर इसको ओपन करता हूं इस लिंक के थ्रू, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास WWE की जो वेबसाइट होगी वो बिल्कुल सेम हमारे इसी विकीपीडिया की तरह ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर और समझने की बात है कि हमारे पास जो हम लोगों ने अभी किया, मतलब मैंने यहां पर आया और मैंने यहां पर टाइप किया WWE। मैंने ये टाइप किया मैंने यहां पर एक क्यूरी टाइप किया। आप लोग थोड़ा सा अगर मैं यहां पर इसको जूम इन करूं तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा कि मैं यहां पर कर क्या रहा हूं। थोड़ा सा मैं यहां पर इसको जूम इन करता हूं और यहां पर, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहां पर टाइप किया WWE जो कि क्यूरी थी। अब क्यूरी क्या होती है? क्यूरी हमारे बेसिकली ब्राउजर को बताती है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन है जो कि पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये इंटरनेट के ऊपर मौजूद है या नहीं, और इस क्वेश्चन की बेस के ऊपर हम लोगों को क्या मिलती है, हम लोगों को कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि हम लोगों ने जैसे ही इसको एंटर किया तो हमारे पास इस तरह से लिस्ट में आकर हम लोगों को क्या मिलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर मीडिया डिस्क्रिप्शन आ जाता है, देन उस वेबसाइट का हमारे पास जो यूआरएल होता है वो आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास लिस्ट के अंदर हमारे पास वो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स आ जाते हैं, वो तमाम से तमाम चीज़ें आ जाती है जो कि हमारे पास हम लोग सर्च करने चाह रहे हैं और अपने वेब ब्राउजर को वो क्यूरी जो वो क्वेश्चन था वो पास कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग इनमें से किसी पार्टिकुलर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे पास वो वेबसाइट ओपन हो जाती है जिस वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे होते हैं। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग दोबारा फिर से अपने डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली HTML काम किस तरह से करती है। यहाँ पर आने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बेसिकली वेब ब्राउजिंग होती क्या है। मान लीजिए कि आप एक खास पार्टिकुलर यूजर हैं, आप लोगों ने अपने वेब ब्राउजर या अपने इंटरनेट को कोई क्यूरी जो है वो पास की। देन इंटरनेट क्या करेगा, उस क्यूरी को एक सर्वर के साथ, अब सर्वर क्या होगा, सर्वर बेसिकली कुछ भी नहीं है। सर्वर हमारे पास एक लार्जर कंप्यूटर होता है जो कि ऑल द टाइम ऑनलाइन होता है, और इसी सर्वर की स्टोरेज में हमारे पास वो तमाम की तमाम वेबसाइट मौजूद होती हैं जिनको हम लोग देखना चाह रहे हैं। देन ये सर्वर हमारे को रिटर्न करेगा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा किसी भी वेबसाइट का होता है फ्रंट एंड। अगर तो कोई यूजर इंटरनेट को कोई चीज सबमिट करता है एंड देन वो चीज जाकर सर्वर में स्टोर हो जाती है, और उसकी बेस के ऊपर ये जो चीजें होती है वो हमारे पास डायनामिकली जो होती है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वो हमारा होता है बैकएंड। अब बैकएंड में हमारे पास काफी सारी लैंग्वेजेस आ जाती है जिनमें हमारे पास होता है PHP, देन हमारे पास पिरुल हो जाती है, देन हमारे पास इसी तरह से पाइथन, जेंगो, फ्लैक्स, और हम लोग इवन जावा स्क्रिप्ट को भी एज अ बैकएंड लैंग्वेज अब इसके Node.js फ्रेमवर्क की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास इंटरनेट है, ये हमारे पास इंटरनेट है क्या। इंटरनेट बेसिकली कुछ भी नहीं है। इंटरनेट हमारे पास है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई सर्वर है, मतलब सर्वर भी लगा सकते हैं, कोई कंप्यूटर भी लगा सकते हैं, अगर वो सर्वर किसी और सर्वर के साथ, और फिर हम लोग एक और सर्वर लेते हैं या कोई कंप्यूटर लेते हैं, फिर एक और सर्वर लेते हैं, और फिर इन सभी को एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं। तो इस इंटरलिंक से क्या हो जाता है, हमारे पास बिल्ड हो जाता है एक नेटवर्क। ये नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, ये नेटवर्क हमारे पास एक दूसरे के साथ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, यानी इस सर्वर से इस सर्वर में, इस सर्वर से इस सर्वर में, या इवन इस सर्वर से इस सर्वर में भी, या फिर इस सर्वर से किसी और के पीसी में हमारे पास डेटा को सेंड करने में का जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो किसकी मदद से होता है, वो सारा का सारा नेटवर्क की मदद से होता है। और नेटवर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर का हमारे पास एक इंटरकनेक्शन पाथ होता है, कि एक इंटरकनेक्शन शक्ल होती है, एक ऐसी फॉर्मेट कह ले जिसके अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो क्या करता है, वो ट्रैवल करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ।
अब यहाँ तक तो आप लोगों को इंटरनेट की समझ आ गई होगी कि इंटरनेट हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंटरनेट हमारे पास कलेक्शन है सर्वर्स का या फिर हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स का जो कि नेटवर्क की मदद से जुड़े हुए होते हैं। और ये नेटवर्क एक नेटवर्क नहीं होता, ये काफी सारे नेटवर्क मिलकर हमारे पास इंटरनेट बनते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट किसी भी वेब ब्राउजर के अंदर काम किस तरह से करती है। मान लीजिए कि ये हमारा है स्केलेटन। अब स्केलेटन को हम लोग एज अ HTML अपना डिस्कवर कर लेते हैं कि ये हमारा जो स्केलेटन होता है ये हमारा क्या है HTML, क्योंकि HTML किसी भी वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है उसी को बिल्ड कर सकता है। देन हम लोग अगर बात करें कि हमारी अब बॉडी के ऊपर थोड़ी सी स्किन लगी और हमारे बॉडी बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई हो चुकी है, तो इस प्रोसेस या इस चीज को हम लोग बोलते हैं अपनी कैस्केटिंग स्टाइल शीट यानी हमारा CSS। देन अगर हम लोग बात करें कि अब हम लोगों को लाइफ मिल चुकी है और हम लोग जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर ले, मतलब हमारे अंदर पावर्स आ चुके हैं कि हम लोग कोई एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, तो इस एक्शन परफॉर्म करवाने की जो हम लोगों को वेबसाइट को पावर्स देने वाली चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जिसमें हमारी मोस्ट ऑफ केसेस इस्तेमाल होने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो JS यानी हमारी जावास्क्रिप्ट है। अब इसके अलावा भी आप लोग काफी सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस या फिर काफी सारे कास्केटिंग स्टाइल्स शीट्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइल शीट्स को भी आप लोग डिफरेंट तरीके की स्टाइल शीट्स अप्लाई कर सकते हैं काफी सारे, लेकिन कॉमनली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होने वाला हमारे पास सिर्फ यही 3 चीजें होती हैं जो कि हमारे किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड को बिल्ड करने में मदद देती है। अब इस कोर्स के लिए जो हमारे पास प्री रेक्विजिट्स होने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी लोगों के पास यहाँ पर एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर होना चाहिए, ये चीजें तो मस्ट है। आप लोग मोबाइल से भी टैपिंग कर सकते हैं, मोबाइल से भी अपने किसी खास कोड को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा उसको प्रीफरेंस नहीं देता क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर डेस्कटॉप का होना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग अपनी वेबसाइट्स को थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिव भी बनाना सीखें सिर्फ और सिर्फ HTML की मदद से। देन आपके पास एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। वेब ब्राउजर कोई भी हो सकता है, आप क्रोम ले सकते हैं, आप ओपेरा मिनी ले सकते हैं, आप UC ब्राउजर ले सकते हैं, आप फायरफॉक्स ले सकते हैं या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज से भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास होना चाहिए टेक्स्ट एडिटर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर आप कुछ भी ले सकते हैं, आप नोट पैड ले सकते हैं, आप लोग VS कोड ले सकते हैं, आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड ले सकते हैं, आप लोग सबलिंक्स ले सकते हैं, आप लोग एटम्स ले सकते हैं या फिर आप लोग अडोबी प्रीमियम जैसी कोई भी चीज ले सकते हैं जिससे आप लोगों का जो काम होता है वो हो सके। एंड देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को बार बार जरूरत पड़ेगी जब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को भूल रहे होंगे, तो उस सूरत में हमारे जो भूलने वाले कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको याद दहानी करने के लिए या फिर अगर हम लोग किसी थर्ड पार्टी लिंक का इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उस थर्ड पार्टी लिंक्स को इंप्लीमेंट करवाने के लिए या फिर उसको एज इट इज एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत होगी, वहां पर हम लोगों को जरूरत होगी अपने इंटरनेट की। अब सबसे पहले तो हम लोग अपने टेक्स्ट एडिटर, आप लोगों को पता कि कंप्यूटर क्या होता है, आप लोगों को पता लैपटॉप क्या होता है, आप लोगों को यह भी पता कि ब्राउजर क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर की तरफ और टेक्स्ट एडिटर देखेंगे कि हम लोगों को कौन से टेक्स्ट एडिटर हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपनी HTML की कोडिंग को बहुत ज्यादा स्मूथली और बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहां पर अगेन अपने ब्राउजर में आ चुका हूं और यहां पर मैं सर्च करूंगा बेस्ट टेक्स्ट एडिटर फॉर HTML। एंड देन यहां पर हम लोगों को काफी बड़ी लिस्ट नजर आ जाएगी कि हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस है, देन हम लोगों के पास एटम्स है, सबलाइन टेक्स्ट है, नोटपैड है, सिंपल नोटपैड भी के भी ऊपर हम लोग क्वेश्चन काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी काफी सारी चीजें हैं जिनके साथ हम लोग यहाँ पर आकर अपनी कोडिंग की जर्नी को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो बिगिनर्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूं वो हमारा है नोटपैड प्लस प्लस। आप नोटपैड प्लस प्लस को सिंपली किसी भी नोटपैड प्लस प्लस की वेबसाइट के ऊपर, जैसे यहाँ पर लिख लूंगा नोट पैड एंड देन मैं यहाँ पर टाइप करूंगा प्लस प्लस एंड देन इसके बाद आप लोगों ने सिंपल इस पेज के ऊपर जाना है और अपने नोट पैड के डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर डिफरेंट नोट पैड की वेरिएशन मौजूद होंगी, आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप के हिसाब से, अपने PC के हिसाब से या फिर अपनी विंडो के हिसाब से, जो आप लोगों ने विंडो की होगी उसके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन मैं जिस अपनी केस में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो होता है हमारा VS कोड। अब VS कोड के लिए आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है सिंपल VS कोड और आप लोग यहाँ पर जंप हो जाएंगे इस तरह से इस क्यूरी सेक्शन के अंदर। एंड देन आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों ने सिंपल इस लिंक के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और आप लोगों का यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा हमारा VS कोड की वेबसाइट, जिसमें आप लोग VS कोड को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आना है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अगर आप लोगों के कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लोगों ने मैक के लिए कर लेनी है, अगर आपका विंडोज है तो आप लोगों ने विंडोज के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना, अगर आपका लाइनक्स है तो आप लोगों ने लाइनक्स के लिए 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनक्स हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट दे, .db और इसके बाद .rpm
आप इन दोनों में से जो आपका लाइनक्स का सूटेबल फॉर्म हो गया आप लोगों ने उसके मुताबिक इसको डाउनलोड कर लें। माई केस मेरे पास विंडो है तो मैं यहाँ पर विंडो के बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा और ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा डाउनलोड करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर का हमें पता चल गया कि टेक्स्ट एडिटर क्या होगा। टेक्स्ट एडिटर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होंगे जिनकी मदद से हम लोग HTML के डॉक्यूमेंटेशन को बड़ी इजीली बना सकते हैं। आप लोग किसी भी सिंपल से भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आप उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी अपनी टेक्स्ट एडिटिंग को शुरू कर सकते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पर हमारे पास मेरी एप्लीकेशन वाले फोल्डर के अंदर मेरा VS कोड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पर सिंपल VS कोड के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, आप लोग जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप लोगों के पास इस तरह से एक विंडो आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक्सेप्ट एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करना है, देन नेक्स्ट करना है और आप लोगों ने सारे के सारे बटन पर यहाँ पर चेक बॉक्स कर लेना है। मेरे पास बेसिकली VS कोड जो है वो पहले से ही इंस्टॉल है, तो इस वजह से मेरे पास जो है वो इस तरह की जो हमारे पास स्क्रीन है वो डिसअपेयर हो रही है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए मेरा VS कोड पहले से इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा VS कोड अभी के लिए आप लोग जब इसको इंस्टॉल करना चाहेंगे तो आप लोगों के पास ये आप लोगों को खुद से लगाने पड़ेंगे। देन आप लोग क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन के ऊपर भी क्लिक करें, देन इंस्टॉल, और जैसे ही आप लोग इसके इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे ये बहुत ही क्विकली जो है आप लोगों का इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस के यहाँ तक आप लोगों को हमारी वीडियो समझ आई होगी। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग अपने इसी VS कोड की मदद से अपने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे और देन हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से HTML टैग्स के ऊपर काम कर सकते हैं, कमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं अपने इस कोडिंग की जर्नी यानी हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।